स्टूडेंट्स 195 में आपने निंगम का कोड बताना है। N मीन्स O, I स्टैंड्स फॉर K और N स्टैंड्स फॉर O, G स्टैंड्स फॉर H, A स्टैंड्स फॉर D और M स्टैंड्स फॉर E। ऑप्शन ए ठीक था, लेकिन ये फर्स्ट O की जगह क्या है? C है। एनी हाउ इसमें सबको ग्रेस मार्क मिला है, समझ गए हैं? जिसने जो भी ऑप्शन लिया है ऑल करेक्ट। बस सीधी सी बात है कि ऑल करेक्ट, वैसे ऑप्शन ये होना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 196 प्लीज फोकस ऑन क्वेश्चन नंबर 196। कहते हैं कि माउंटेन्स, पैराग्लाइडिंग और स्टोन्स, ये 3 लफ्ज का लिस्ट है। वो वर्ड बताओ जो ऑड हो। ऑड मीन जो इनसे बिल्कुल मैच नहीं करता। ऑड वर्ड मीन जो इनसे मैच नहीं करता। गुड, तो आपने एक एक ऑप्शन पढ़ना है। स्नेक्स, पहाड़ों में इतने बड़े बड़े स्नेक्स होते हैं, वीडियोस देखे आप। और वॉल्केनोज, आप जानते हैं वॉल्केनो बजाते खुद माउंटेन्स का नाम है। और एयर डाइविंग, जहां पैराग्लाइडिंग होता है वहां एयर डाइविंग भी हुआ करता है। ये मैचिंग वर्ड्स हैं। वेल का पहाड़ों पर क्या काम? क्या वेल बसेरा करते हैं पहाड़ों पर? नहीं करते। ओशंस होने चाहिए। सो ऑड वर्ड क्या है? वेल्स। ऑड वर्ड मीन जो इससे मैच नहीं करता। नेक्स्ट 197 में है। आप मुझे सिंपल सा पॉइंट बता दें। सिंपल सा पॉइंट है। मुझे एक बात बताएं, एक वर्क है और एक है जनाब वर्कर्स और एक होता है टाइम। इस टाइम का इन दो के साथ कौन सा रिलेशन है? तो मेरे ख्याल में आप सबको पता है कि सर टाइम का वर्क के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। अगर वर्क ज्यादा होगा तो टाइम भी ज्यादा लगेगा और अगर वर्क कम होगा तो टाइम भी। अगर आप 200 MCQs के लिए 3 आवर्स आपको दरकार है तो 400 MCQs के लिए आपको फिर 6 आवर्स दरकार होंगे। अगर एक कमरा बनाने के लिए 10 दिन चाहिए तो 2 कमरे बनाने के लिए 20 दिन चाहिए। इट मीन के टाइम का वर्क की वैल्यू के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। इसी तरह टाइम का वर्कर्स के साथ कौन सा रिलेशन है? अगर आपको मैं 200 MCQs दे दूं और आप 2 स्टूडेंट्स या 2 दोस्त मिलकर सॉल्व करो, 2 दोस्त मिलकर सॉल्व करो तो आपका 1 घंटा लगेगा। लेकिन अगर 4 दोस्त मिलकर सॉल्व करो तो फिर आधा घंटा लगेगा। कुछ समझ आ गई है ना? यानी 50 डिवाइड कर लोगे, आधे घंटे में सॉल्व हो जाएगा। सो वर्कर्स की तादाद बढ़ेगी तो टाइम रिड्यूस हो जाएगा। अब इन्होंने क्या कहा है कि अगर वर्क W हो, अगर वर्कर्स 100 हो तो दिन लगते हैं कितने? 3 डेज। अब नेक्स्ट स्टेप में पूछा गया है कि अगर वर्क ट्वाइस कर दें, वर्क ट्वाइस मीन के कितना कर दें? वर्क डबल हो जाए और लेबर जो है, वर्कर जो है वो 200 हो जाए तो डेज क्या होंगे? मेरे ख्याल में आप समझ गए हैं। आप कहें सर वर्क डबल करने के लिए दिन डबल होने चाहिए तो 3 डेज से 6 डेज, लेकिन आपने वर्कर्स डबल कर दिए तो दिन वापस हाफ हो जाएंगे। एंड हेंस इट मीन्स के द सेम 3 डेज। मेरी बात समझ गए हो? पहले भी 3 दिन लगते थे और अब भी 3 डेज लगेंगे। तब पर डिस्कशन क्वेश्चन समझ आ गई है? सो दैट्स व्हाई द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए 197। एक मिनट भाई, सिंपल सी बात है, इसमें समझने की क्या है? डोंट टॉक प्लीज, डोंट टॉक। इफ यू वांट टू सेव योर टाइम डोंट टॉक प्लीज। आप इसमें बात ना करें क्योंकि हम डिस्कशन जल्दी खत्म करना चाहते हैं। आपकी वजह से दूसरे मेरी बात नहीं सुनते और मुझे चीख चीख के बात करनी पड़ रही है। इट्स नॉट गुड। खामोश रहोगे तो आपका टाइम बचेगा और बाकी टीचर्स भी वेट कर रहे हैं। मैंने आपको सिंपल बात कही कि जनाब वर्क है, वर्कर है, टाइम है। अगर वर्क की मिकदार बढ़ाओगे तो टाइम ज्यादा लगेगा, लेकिन अगर वर्कर्स बढ़ाओगे तो टाइम कम हो जाएगा। इन्होंने कहा कि वर्क W है, लेबर जो है वर्कर्स 100 है, टाइम 3 डेज है। इन्होंने वर्क को ट्वाइस कर दिया। अगर वर्कर्स वही होंगे तो फिर तो टाइम डबल लगेगा। वही 100 बंदे वही काम 2 बार करेंगे तो 3 डेज से 6 डेज में कर लेंगे। लेकिन इन्होंने वर्क के साथ साथ वर्कर्स भी डबल कर दिए हैं तो वर्क का डबलिंग टाइम को डबल कर देगा, लेकिन वर्कर्स का डबलिंग टाइम को फिर हाफ कर देगा, क्योंकि इसका इससे इनवर्स रिलेशन है और वर्क का इससे डायरेक्ट। तो डायरेक्ट की वजह से इसका डबल इसको डबल करेगा, 6 कर देगा, लेकिन इसके साथ इनवर्स है तो जब ये डबल होगा ये इसको फिर हाफ कर देगा एंड द डेज विल बी 3 डेज। समझ आ गई है? कॉमन सेंस यूज करें। इस हॉल को बनाना है, 100 मजदूर लगा दे 3 दिन में बना देगा। इसी तरह 2 हॉल बनाने हैं लेकिन मजदूर 100 हो तो 6 डेज लगेंगे, और अगर मजदूर भी 200 कर दो
तो 100 मजदूर 3 दिन में ये हाल बना देंगे और 100 मजदूर 3 दिन में वो हाल बना देंगे, तो टोटल कितने दिन लगेंगे? 3 डेज ही लगेंगे। जब तादाद ऑफ वर्कर्स एंड वर्क दोनों डबल करोगे तो टाइम में फर्क नहीं आएगा। तो 3 डेज से 3 डेज रहेंगे। 198 पे बात होगी हमारी, और 198 एम्प्लाइज आपको राइट एंगल ट्राइंगल के 3 फॉर्मेट दिए हैं। 198 मीन्स व्हाट? देखते हैं। ये है जनाब 198, एक राइट एंगल ट्राइंगल, दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल और तीसरा राइट एंगल ट्राइंगल, और तीनों में आपको हाइपोटेन्यूज गिवन है 5, 5 और इतना आपको पता होना चाहिए पाइथागोरस थ्योरम सेज कि जब हाइपोटेन्यूज 5 हो तो परपेंडिकुलर और बेस में से एक 3 होगा और एक डेफिनेटली एक 3 होगा, एक 4, क्योंकि आप जानते हैं कि 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस, अगर ये हाइपोटेन्यूज है इनमें से एक बेस होगा और एक, तो इट मींस कि जहां हाइपोटेन्यूज 5 होगा वहां बेस और परपेंडिकुलर में एक का 3 होना और एक का 4 होना जरूरी है। यहां पर आपको दिया गया है फर्स्ट में है 3, इसमें है 4 और इसमें है 3, तो क्वेश्चन मार्क बेस पर लगे हैं, यानी तीनों केसेस में बेस की वैल्यूज क्या क्या होंगे मेरे ख्याल में आप समझ चुके हैं। आप कहें सर जब परपेंडिकुलर 3 है तो बेस को क्या होना पड़ेगा? जब परपेंडिकुलर 4 है तो बेस को 3 और परपेंडिकुलर 3 तो बेस 4। द करेक्ट आंसर इज 4, 3, 4 एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी 199। 199 में कहा गया है कि वुमेन, इसका जो कोड है, कोड इसके नीचे लिखा करें, अच्छा रहेगा 24683 24683। तो आपसे कहा गया है मानो, हाँ जो भी है, मानो किसी का नाम तो नहीं है, मानो बिल्ली का नाम होता है। अच्छा अच्छा सही है। हाँ तो जनाब आपकी केट का कोड क्या होगा? मानो का कोड होगा, सिंपल है, M स्टैंड्स फॉर तो 6, A स्टैंड्स फॉर 8 और N स्टैंड्स फॉर 3 एंड O स्टैंड्स फॉर 4 एंड W स्टैंड्स फॉर ट्रू। तो 683 42 एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। लास्ट क्वेश्चन को देखें, क्वेश्चन नंबर 200 में जो क्वेश्चन है, कहा गया है कि आप में से जो है 35 स्टूडेंट्स हैं, लेट मी कंसिडर 35 स्टूडेंट्स हैं, उनको एक हॉस्टल में रहना है और हॉस्टल में अवेलेबल रूम्स 19 हैं। कितने रूम्स हैं? 19। अब एक एक स्टूडेंट आएगा, एक एक रूम में एडजस्ट करेंगे, फिर रूम्स कंप्लीट हो जाएंगे तो हम दोबारा 1 से स्टार्ट करेंगे। ऐसा करने से बताओ कितने रूम सिंगल सीटर रहेंगे? 3। कैसे? बहुत आसान तरीका, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। कहाँ तक जा रहे हो? 19 जो है वो रूम्स हैं। अब स्टूडेंट्स की एडजस्टमेंट स्टार्ट करो। 19 रूम्स में 19 स्टूडेंट्स आ गए, अब रूम्स खत्म तो दोबारा 1 से स्टार्ट करोगे, तो 20 नंबर का स्टूडेंट रूम 1 में फिर जाएगा। स्टूडेंट तो 35 हैं, रूम्स 19 हैं, तो 19 रूम्स में 19 स्टूडेंट्स आ गए। अब 20 वाला जो स्टूडेंट है वो रूम 1 में फिर जाएगा, तो ये 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 एंड 35 स्टूडेंट्स कंप्लीट हो गए। कितने रूम रह गए जिसमें सिर्फ एक ही स्टूडेंट होगा? ओनली 3 रूम्स विल बी देयर जो सिंगल सीटर रहेंगे, बाकी सब रूम्स में एक एक रूम में कितने स्टूडेंट्स होंगे? 2 स्टूडेंट्स। सो इट मीन द करेक्ट आंसर इज 3 एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। हमारा लॉजिकल खत्म। हम बात करेंगे फिजिक्स पर। फिजिक्स डिस्कशंस को देखें, ये लें आप, थैंक यू वेरी मच। फिजिक्स को देखें जनाब, 1 2 3। अच्छा क्वेश्चन है, आपने ऑप्शन कौन सा लिया है? लीनियर क्या? एक्सेलरेशन। सिंपल है जनाब, ये एक ट्रैक्टर है, आप मेरा साथ देंगे, और ये इसका बड़ा व्हील है और ये इसका छोटा व्हील है।
ये ट्रैक्टर अभी रेस्ट में है, मैं आपसे फैसला चाहता हूं तो आंसर आसान हो जाएगा। ये ट्रैक्टर अभी किस हालत में है? रेस्ट में है। और ये ट्रैक्टर फर्ज करो मूव करेगा और ट्रैक्टर मोहतरम यहां से यहां तक आ गया, तो ये जनाब होगा इधर तक आ गया। अगर मैं कहूं कि इस मोशन में दोनों पहियों के लिए फ्रंट व्हील एंड रियर व्हील, जो बैक व्हील है इसके लिए और फ्रंट व्हील के लिए क्या क्या सेम रहेगा, मैं आपसे पूछना चाहता हूं क्या सेम होगा। तो आप कहेंगे सर दोनों रेस्ट में थे, तो दोनों की इनिशियल लीनियर वेलोसिटी क्या थी? 0 थी। और दोनों एक साथ मोशन कर रहे हैं, क्या ऐसा हो सकता है कि आगे जाने में ये फ्रंट व्हील और बैक व्हील के दरमियान गैप कभी कम हो कभी ज्यादा हो? बहुत अच्छी बात है, ये गौर से सुने। अगर इसका स्पीड कम होता तो यहां दोनों के दरमियान गैप अगर 3 मीटर था तो फिर इधर ये गैप 3 मीटर से कम हो जाता, और अगर इसका स्पीड ज्यादा होता तो फिर तो गैप ज्यादा होता। लेकिन ट्रैक्टर के आगे और पीछे के दोनों व्हील्स के दरमियान गैप कांस्टेंट है। इसका मतलब है कि आगे वाला जितने स्पीड से आगे जाता है पीछे वाला भी उतने स्पीड से आगे जाता है। कुछ समझ आ गई है? दोनों के स्पीड बराबर। मैं कह रहा हूं कि इनिशियल वेलोसिटी दोनों की 0 है, और वो क्या है? दोनों व्हील्स की इनिशियल वेलोसिटी 0 सेम, और दोनों की फाइनल वेलोसिटी भी क्या होगी? सेम। क्या दोनों एक साथ मोशन शुरू नहीं करते? जब ट्रैक्टर स्टार्ट करेगा मोशन शुरू करेगा तो दोनों पहिए एक साथ मोशन शुरू करेंगे, जब ट्रैक्टर स्टॉप होगा तो दोनों पहिए एक साथ रुकेंगे। सो इसका मतलब है कि टाइम ऑफ मोशन भी क्या होगा? टाइम ऑफ मोशन भी सेम होगा। अब लीनियर एक्सेलरेशन होता है vf माइनस vi डिवाइड बाय, जब इस टाइम में इस मोशन में टाइम ऑफ मोशन सेम है, जब फाइनल वेलोसिटी सेम है, जब इनिशियल वेलोसिटी सेम है, तो लीनियर एक्सेलरेशन भी क्या होगा? यानी दोनों पहियों में लीनियर एक्सेलरेशन सेम रहेगा, दोनों पहियों में लीनियर एक्सेलरेशन। अब आगे आते हैं एंगुलर्स की बात करते हैं कि एंगुलर क्या क्या डिफरेंट है। मुझे सिर्फ एक बात बताएं, जब आप ऑब्जर्वर बनकर इधर खड़े हो, यहां से देख रहे हो ट्रैक्टर को, और ट्रैक्टर एक ही स्पीड से आगे जाता है, दोनों पहियों के बारे में आप डिसीजन करो, आपका जहन क्या कहता है? छोटा वाला तेज घूमेगा या बड़ा वाला तेज घूमेगा या एक जैसे घूमेंगे? आप मानते हैं कि गाड़ी जब आगे जाती है तो इसका छोटा व्हील फास्ट घूमता है, क्योंकि उसका पूरा सरकमफ्रेंस छोटा है, तो वही डिस्टेंस अडॉप्ट करने में उसको ज्यादा बार घूमना पड़ेगा। तो एंगुलर मोशन दोनों का सेम नहीं है, क्योंकि छोटे व्हील का एंगुलर मोशन ज्यादा फास्ट है और बड़े व्हील का एंगुलर मोशन क्या है? कम है। जब एंगुलर मोशन में डिफरेंस है, इसीलिए माय डियर स्टूडेंट उनका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सेम नहीं है, इसीलिए उनकी एंगुलर वेलोसिटी सेम, इसीलिए उनका एंगुलर एक्सेलरेशन सेम क्यों नहीं है? क्योंकि दोनों के रोटेशन में एक रोटेशन फास्ट है और एक रोटेशन, लेकिन दोनों के आगे जाने में कोई फर्क, अगर आगे जाने में फर्क होता तो ट्रैक्टर का आगे वाला पहिए और पीछे वाले पहिए का गैप कांस्टेंट ना होता, और या ये गैप इंक्रीज हो जाता और या ये गैप, तो इट मीन के लीनियर मोशन तो दोनों का सेम है लेकिन एंगुलर मोशन दोनों का सेम, लिहाजा विच पैरामीटर विल बी सेम? लीनियर एक्सेलरेशन। मैंने कोशिश की आपको समझा दूं, बट आपके मुरझाए चेहरे या तो केमिस्ट्री के खतरनाक वे उसकी वजह से हैं, और या आपकी अपनी हालात ही ऐसे हैं। एनीहाउ जी एसी बंद है। चलो 124 क्वेश्चन को देखते हैं। देयर आर 2 पॉइंट्स सच दैट R1 इज इक्वल टू डबल ऑफ R2। ये है माय डियर स्टूडेंट डिस्क। ये क्या है? ये डिस्क है, और डिस्क इज अ रिजिड बॉडी। डिस्क इज ये एक रिजिड हार्ड सॉलिड बॉडी है, रिजिड हार्ड सॉलिड बॉडी। और एक ही कॉन्सेप्ट है, एक ही उसूल है, जब भी एक रिजिड बॉडी घूमती है तो सेंटर के अलावा इसका हर पॉइंट सेम रोटेशन में इन्वॉल्व होता है। इसका एंगुलर पैरामीटर क्या होता है? इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सेम, इसकी एंगुलर वेलोसिटी सेम, इसका एंगुलर एक्सेलरेशन सेम। रिजिड बॉडी, एक रिजिड बॉडी का हर पॉइंट सिवाय सेंटर के, अगर कोई पॉइंट सेंटर के करीब है, दूर है, बाउंड्री पर है, इस तरफ है या उस तरफ है या नीचे है, इन सारे पॉइंट्स चूंकि रिजिड बॉडी है, सॉलिड बॉडी है, और जब सॉलिड बॉडी रोटेशन करती है तो इसके सारे पॉइंट्स का स्पीड सेम रहता है, सेम तरह से फास्ट है। अगर ये
अगर ये डिस्क फास्ट घूमता है तो हर पॉइंट फास्ट घूमता है, और अगर ये डिस्क स्लो घूमता है तो हर पॉइंट स्लो घूमता है। लिहाजा अगर एक डिस्क रोटेशन कर रहा है तो वो पॉइंट जिसका सेंटर से फासला सिर्फ r है और वो पॉइंट जिसका सेंटर से फासला 2r है, फासले पे डिपेंड नहीं करता, एक ही बॉडी के पॉइंट्स हैं, तो इनका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी सेम होगा, इनकी एंगुलर वेलोसिटी भी सेम होगी और इनका एंगुलर एक्सेलरेशन भी सेम होगा। तो ये कहते हैं द रेशियो ऑफ, व्हाट इज द रेशियो ऑफ एंगुलर वेलोसिटीज। तो जब एंगुलर वेलोसिटी सेम है तो W1 by W2 इज 1:1। सिंपल सी बात है, एक ही बॉडी जब घूमती है तो सेंटर के अलावा सारे पॉइंट्स का हर एंगुलर पैरामीटर सेम होता है, उनका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, उनकी एंगुलर वेलोसिटी और उनका एंगुलर एक्सेलरेशन, ये सब क्या होते हैं, ये सब सेम होते हैं। एनीहाउ, क्वेश्चन नंबर 125, वी आर डीलिंग 125 डियर स्टूडेंट्स, द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ मिनट हैंड। क्लास में लिखवाया था, G7 और G8 वाले बेटे हैं यहाँ, मैंने आपसे कहा था भाई एंगुलर वेलोसिटी ऑफ मिनट हैंड ये है, कितना होता है, ये पाई डिवाइड बाय 1800। आपको मैंने तरीका बताया था क्या बताया था, शाबाश, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ क्लॉक, क्लॉक के किसी भी हैंड का एंगुलर वेलोसिटी, तो तरीका बहुत आसान है, रेशो लोगे, ऊपर लेगे 2 पाए और नीचे लोगे 1, ऐसे बोलते हैं, एक चक्कर का टाइम। अगर ये सेकंड हो, क्लॉक में सेकंड, आर एंड मिनट कुछ भी आ सकता है, तो ऊपर 2 पाई होगा और सेकंड का एक चक्कर 60 सेकंड होता है या नहीं। ये मेरा हाथ सेकंड की सुई है, सेकंड हैंड है, जब ये एक चक्कर काटेगा तो 60 सेकंड गुजरते हैं, तो फिर आप इधर 60 सेकंड लिखोगे अगर सेकंड हैंड हो। अगर मैं कहूं कि मुझे मिनट हैंड की एंगुलर स्पीड चाहिए तो आप कहोगे सर रेशो लिया करें, ऊपर 2 पाई लिया करें और नीचे एक चक्कर का टाइम। ये मिनट हैंड है, ये सेकंड हैंड नहीं है। अगर मिनट हैंड एक चक्कर पूरा करेगा तो अब 60 सेकंड नहीं 60 मिनट्स लगते हैं, तो मैं लिखूंगा एक चक्कर के टाइम की जगह 60, लेकिन मिनट्स की जगह सेकंड लिख सकता हूं 60 सेकंड। समझ गए हो। अब ये 60 मल्टीप्लाई बाय 63,600, ये 2 उसके साथ कैंसिल, तो नीचे क्या आ जाएगा 1800। कौन सा ऑप्शन ठीक है, ऑप्शन डी ठीक है। एंड वी हैड सॉल्व 125, द ऑप्शन डी इज करेक्ट। पाई बाय 18 इज द एंगुलर स्पीड ऑफ मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक। क्वेश्चन नंबर 126 को देखें, और विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये बॉडी है और ये सर्कल में घूम रही है, और ये है जनाब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। एक होता है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यही बॉडी सर्कल में घूम रही है और मैं कहता हूं कि ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, तो जनाब दोनों में डिफरेंसेस आपको बता दूं। इसमें भी सेंट्रीपिटल 0 नहीं होता, इसमें भी सेंट्रीपिटल 0 नहीं होता, इसमें टेंजेंशियल 0 होता है, इसमें टेंजेंशियल 0 नहीं होता, इसमें एंगुलर 0 होता है, इसमें एंगुलर 0, इसमें टार्क की वैल्यू 0 होती है, इसमें टार्क की वैल्यू 0 नहीं होता। इसका एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होता है, इसका एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, वेरिएबल होता है। इसका लीनियर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होता है, इसमें लीनियर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड क्या होता है, ये वेरिएबल होता है। ये भी याद रखें कि इसमें सिर्फ सेंट्रीपिटल फोर्स होता है और कोई फोर्स नहीं होता, लेकिन इसमें सेंट्रीपिटल भी होता है प्लस सम एक्स्ट्रा फोर्स भी होता है। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपिटल भी होता है, कुछ एक्स्ट्रा फोर्स भी होता है। अब हम ऑप्शन उठाएंगे, कहते हैं कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में कौन सी बात गलत है, गलत बात बतानी है, सही बात नहीं बतानी। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कौन सी बात गलत है, ये सारी बातें ठीक है। हम एक एक ऑप्शन पढ़ेंगे। पहला ऑप्शन है 126 का, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज 0, वो तो सच में 0 है, तो ये तो सही बात है। इन्होंने तो कहा कि गलत बात बताओ, समझ आ गई है, ऑप्शन ए नहीं उठा सकते। फिर ऑप्शन बी में है कि एंगुलर एक्सेलरेशन इज 0, वो तो सच में 0 है, इन्होंने कहा कि आप मुझे गलत बात बताएं, ये बात तो ठीक है। लेकिन थर्ड में है एंगुलर वेलोसिटी इज कांस्टेंट। याद रखिए यूनिफॉर्म एंगुलर मोशन में अल्फा 0 है, जहां अल्फा 0 होता है वहां ओमेगा क्या होता है,
और यहाँ अल्फा 0 नहीं है तो ओमेगा क्या है, वेरिएबल। तो पहले कहा कि टेंजेंशियल 0 वो तो सही है, मैंने छोड़ दिया। फिर कहा अल्फा 0 वो भी सही है, मैंने छोड़ दिया इसे। फिर उसने कहा कि एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो वो भी जनाब इसमें यूनिफॉर्म में ठीक है, मैंने इसको भी स्किप कर दिया क्योंकि मुझे तो गलत बताना है। मुझे कहा गया है वो बात बताओ जो गलत है, लेकिन ऑप्शन डी में कहा कि सेंट्रीपिटल इज 0 और इसमें सेंट्रीपिटल 0। सो अगर मैं क्वेश्चन करूं एंगुलर मोशन इज पॉसिबल विदाउट, एंगुलर मोशन इज पॉसिबल विदाउट ऑप्शन ए टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ऑप्शन बी सेंट्रीपिटल फोर्स, ऑप्शन सी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और ऑप्शन डी नन ऑफ दीज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन टेंजेंशियल के बगैर मुमकिन है लेकिन सेंट्रीपिटल के बगैर मुमकिन। सेंट्रीपिटल यूनिफॉर्म में भी होता है, नॉन यूनिफॉर्म में भी। तो अगर आप कहते हो कि यूनिफॉर्म में सेंट्रीपिटल 0 है तो ये बात गलत है और गलत ही मुझे आपको क्लिक करना है, लिहाजा इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा 126 में ऑप्शन डी ठीक है। अब ये क्यों ठीक है, ये क्यों गलत है, ये सारे इंफॉर्मेशन कैसे आए हैं, इट्स नॉट द जॉब हियर, आई हैव टू एक्सप्लेन द नेक्स्ट क्वेश्चन। 127 प्लीज। जी जी, उधर कैमरे के साथ लगाए, फिर ऑनलाइन रिकॉर्डिंग नहीं होगा। देखो इधर मिड में काफी सीट्स खाली हैं, आप लोग इधर क्यों नहीं बैठते हो, इधर देखो मिड में बैठ जाए, आपके लिए अच्छा है, उधर से तो कुछ नजर नहीं आता। 127 आई विल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। 127 को देखे, रेस्ट का मतलब है इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी क्या है, आई विल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी 0। आगे बढ़ते हैं, कहते हैं इन 4 सेकेंड इट्स एंगुलर वेलोसिटी 40, 4 सेकेंड के बाद इसकी एंगुलर वेलोसिटी 40 हो गई। आपने अल्फा बताना है, अल्फा का एक जीता जाता इक्वेशन है ओमेगा एफ माइनस ओमेगा आई डिवाइड बाय टी। वी हैव टू पुट द वैल्यूज, अल्फा इज इक्वल टू 40 माइनस 0 बाय 4 एंड द आंसर इज 10 एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए 128 आपके नाम। 128 क्या है, अ व्हील इज रोटेटिंग विद 100 रिवॉल्यूशन पर मिनट, एंगुलर वेलोसिटी है 100 रिवॉल्यूशन पर मिनट। इसका मतलब क्या है, 100 रिवॉल्यूशन पर मिनट का मतलब क्या है कि ये 1 मिनट में 100 रिवॉल्यूशन कवर करता है, ये व्हील 1 मिनट में 100 रिवॉल्यूशन 100 बार घूमता है। आगे क्वेश्चन तो देखें, कहते हैं कि भाई कितने रिवॉल्यूशन होंगे, आप बताएं रिवॉल्यूशन कितने होंगे अगर आपको 5 मिनट्स इंतजार करना पड़े। ये पंखा है, इसके ब्लेड्स घूम रहे हैं, अगर ये 1 मिनट में 100 रिवॉल्यूशन करता है तो 5 मिनट में कितने रिवॉल्यूशन करेगा, 1 मिनट में 100, दूसरे मिनट में 100, तीसरे में 100, सो हाउ मेनी रिवॉल्यूशन 500। एंड कौन सा ऑप्शन ठीक है, डी 129 ऑन द बोर्ड। अ व्हील इज रोटेटिंग विद 12 रेडियन पर सेकेंड और फिर इसका एंगुलर स्पीड 30 हो गया, द टाइम ऑफ चेंज इज 3, यानी ओमेगा आई दिया है 12, ओमेगा एफ हमें दिया है 30, द टाइम ऑफ चेंज इज 3, व्हाट इज अल्फा, इट इज ओमेगा एफ माइनस ओमेगा आई डिवाइड बाय टी, ओमेगा एफ इज 30 माइनस 12 बाय 3, so 18 by 3, the answer is 6 and the correct option is option C, ऑप्शन सी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 129 प्लीज, दस खबर है कोई कहना होगा ना। 130 फॉर अ सिंपल पेंडुलम टू परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन द एम्पलीट्यूड मस्ट बी केप्ट, क्यों, अगर इधर इसके साथ एक तार लगा दूं और इस तार के साथ ये मार्कर बांध दूं, क्या बन जाएगा, पेंडुलम। क्या बन जाएगा, पेंडुलम। अगर मैं इस पेंडुलम को इतना ज्यादा खींच लूं और रिलीज करूं तो काफी ज्यादा एयर मॉलिक्यूल इसके साथ इंटरेक्शन करेंगे और रिस्टोर 131 आपको धोखा दे रहे हैं वैल्यू में। अक्सर इंसान के जहन में होता है कि टाइम पीरियड तो सिर्फ टी है, कितना है, सिर्फ टी। यहां धोखा ये दिया गया है कि फर्ज करो एक ऑसिलेटर का टाइम पीरियड जो है वो 4 टाइम्स ऑफ टी है, ऑसिलेटर का टाइम पीरियड कितना है, 4 टाइम्स ऑफ टी है। अब गौर से सुने, अगर 4 टाइम्स ऑफ टी है इसका मतलब क्या है, प्लीज सुने इधर देखें, इसका मतलब है माय डियर स्टूडेंट्स कि ये ऑसिलेटर है और ये अपने पॉजिटिव एक्सट्रीम पर है, तो 4t का मतलब क्या होगा
कि ये नेगेटिव एक्सट्रीम पर जाएगा और पलट कर वापस आएगा, तो टोटल टाइम कितना लेगा? 4t। टाइम पीरियड मीन फ्रॉम पॉजिटिव एक्सट्रीम टू नेगेटिव एक्सट्रीम एंड देन बैक टू सेम एक्सट्रीम, द टाइम इज टाइम पीरियड। तो अगर टाइम पीरियड 4t है तो इट मीन कि ये एक्सट्रीम से नेगेटिव एक्सट्रीम और पलट कर वापस आने का 4t लेगा। कितना t लेगा? तो आप बताएं शाबाश, नेगेटिव एक्सट्रीम से मीन तक कितना लेगा? सिर्फ t लेगा। और मीन से फिर नेगेटिव एक्सट्रीम तक शाबाश फिर t लेगा, और नेगेटिव एक्सट्रीम से मीन तक फिर t लेगा, और यहां से इधर तक फिर t लेगा। तो टोटल वाइब्रेशन का टाइम क्या हो जाएगा? 4t। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, ये तो आइडिया था। क्वेश्चन में क्या है? लेट मी रीड। मेरे पास क्वेश्चन है 131। अच्छा जनाब, एट विच ऑफ द फॉलोइंग टाइम एट टाइम इट विल बी द फारदेस्ट फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन। क्वेश्चन ये है कि फर्ज करो ऑसिलेटर यहां पर है, कोशिश करें एक बार समझ जाएं, ये ऑसिलेटर का कौन सा मुकाम है जनाब? ऑसिलेटर इनिशियली मीन पोजीशन पे है। इक्विलिब्रियम पोजीशन मींस मीन पोजीशन। ऑसिलेटर मीन पोजीशन पर है माय डियर स्टूडेंट। होगा क्या कह रहे हैं? कहते हैं वो कौन सा टाइम है जितने टाइम के बाद ये अपने इस इनिशियल पोजीशन से सबसे ज्यादा दूरी पर होगा। सबसे ज्यादा दूरी पर वो टाइम बताओ जिसमें ये अपने इनिशियल पोजीशन से सबसे ज्यादा दूरी पर हो। लेट मी अप्लाई इट। ऑप्शन ए में कहा गया है कितना? ऑप्शन ए में 2t है। अब आप खुद फैसला करें, यहां से इनिशियल है, 2t का मतलब है ये वाला t भी गुजरेगा और ये भी, लेकिन 2t के बाद तो ये इधर ही होगा। जब इधर होगा तो ये दूर नहीं है, ये तो उसी जगह पे है। सबसे ज्यादा दूर बताना है, ये तो सबसे ज्यादा नजदीक है इनिशियल के। मेरी बात समझ गए हो ना? तो ऑप्शन ए मुकम्मल तौर पर गलत है। ऑप्शन बी ट्राई करते हैं। ऑप्शन सी में है 3t। फैसला करें। जब इनिशियल से रवाना हो गया, ये लो एक t, दूसरा t, और फिर और 3t के बाद फिर ये इधर होगा, और ये इसके इनिशियल और फाइनल के दरमियान मैक्सिमम गैप है। यानी यही वो टाइम है जितने टाइम के बाद ये अपने इनिशियल से सबसे ज्यादा दूरी पर होगा। तस पर खबर पोश हुई। ये क्वेश्चन अगर इस तरह इंटरप्रेट करोगे तो इजी है, वरना देखते रहोगे। 2t गलत है, लेकिन कौन सा टाइम ठीक है? 3t ठीक है। ऑप्शन सी में क्या है? 3t ठीक है। ऑप्शन सी में है 4t। 4t को आप गौर से मुलाहिजा करें, ये इनिशियल से रवाना है, एक t, दूसरा t, तीसरा t और चौथा t, तो 4t के बाद तो ये फिर इनिशियल पे होगा, तो ये सबसे ज्यादा दूरी पर नहीं है। तस पर खबर पोश हुई। इट मीन के 4t भी गलत है। और ऑप्शन डी 1.2t गिवन है। 1.2t यानी 1t से थोड़ा ज्यादा। तो जब 1t गुजरेगा तो फिर तो सबसे दूरी पर है, लेकिन थोड़ा सा टाइम और गुजरेगा तो नजदीक आ जाएगा। तो ये भी सबसे ज्यादा दूरी, ये भी सबसे ज्यादा दूरी नहीं। तो सबसे ज्यादा दूरी कितने टाइम के बाद होगी? 3t के बाद। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी 132। 132 पे बात हो रही है हमारी, और 132 है कि ऑब्जेक्ट्स अंडरगोइंग सिंपल हार्मोनिक मोशन थ्रू अ कंप्लीट साइकिल। शाबाश। जब ये सिंपल हार्मोनिक मोशन और मोशन जारी है, इसमें कौन सा ऑप्शन ठीक है? ये सामने सिंपल हार्मोनिक मोशन है, इसके बारे में जो सही ऑप्शन है वो बताएं। मैं एक एक ऑप्शन पढ़ता हूं, आपसे फैसला लूंगा। 132 है कांस्टेंट स्पीड। क्या स्पीड कांस्टेंट होता है? सच वो है ना? हरगिज नहीं। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि सेंटर पर स्पीड क्या होता है और इधर आकर स्पीड क्या हो जाता है। तो जो चीज मिनिमम और मैक्सिमम में चेंज होती है, क्या वो कांस्टेंट होता है? तो स्पीड कांस्टेंट गलत है जनाब, ममनू है। हैज कांस्टेंट स्पीड गलत है। हैज वेरिंग एम्पलीट्यूड, हरगिज नहीं। एम्पलीट्यूड तब बदलता है जब बाहर से एनर्जी आती है या जाती है, और सिंपल हार्मोनिक मोशन में एनवायरनमेंट इन्वॉल्व नहीं होता, और एनर्जी लाता भी इन्वायरमेंट है और ले जाता भी इन्वायरमेंट है। जब इन्वायरमेंट नहीं होता तो ना एनर्जी आएगी ना जाएगी, और जब तक एनर्जी कांस्टेंट है तब तक एम्पलीट्यूड क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। तो एम्पलीट्यूड वेरी करता है, ये बात बिल्कुल गलत है। द थर्ड ऑप्शन हैज वेरिंग टाइम पीरियड। सिंपल हार्मोनिक मोशन का टाइम पीरियड हमेशा कांस्टेंट रहता है। सिंपल हार्मोनिक मोशन का टाइम पीरियड हमेशा, टाइम पीरियड को बदलता है एक्सटर्नल फोर्स। कौन सा फोर्स? एक्सटर्नल फोर्स। और एक्सटर्नल फोर्स सिंपल हार्मोनिक मोशन में नहीं हुआ करता। जब एक्सटर्नल फोर्स नहीं है,
सिर्फ रिस्टोरिंग फोर्स है तो वो टाइम पीरियड को हमेशा कांस्टेंट रखता है। लिहाजा सिंपल हार्मोनिक मोशन में टाइम पीरियड चेंज हो जाए ये बात गलत है। और द लास्ट वन है वेरिंग एक्सेलरेशन, इसमें एक्सेलरेशन चेंज होता है। क्यों? क्योंकि इसका एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के साथ डायरेक्टली है। जिस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट ज्यादा वहां डिस्प्लेसमेंट भी ज्यादा, और जिस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट कम वहां एक्सेलरेशन भी। तो वेरिंग एक्सेलरेशन, ये बात ठीक है, समझ गए हो। एंड जी बोले, एम्पलीट्यूड एनर्जी पे डिपेंड करता है और सिंपल हार्मोनिक मोशन की एनर्जी कांस्टेंट रहती है क्योंकि बाहर से ना एनर्जी आ सकती है और ना जा सकती है। समझ गए हो। 132 में ऑप्शन डी ठीक है। 133 पे बात करते हैं। एन ऑब्जेक्ट अटैच्ड टू वन एंड ऑफ ए स्प्रिंग मेक्स 20 वाइब्रेशंस इन 10 सेकेंड। आप साथ देंगे वाइब्रेशंस कितने हुए हैं 20, टाइम कितना लगा है 10 सेकेंड। और आप जानते हो कि फ्रीक्वेंसी इज वाइब्रेशन डिवाइड बाय टाइम, तो इट मीन के फ्रीक्वेंसी कितनी है 2 हर्ट्ज। एक स्प्रिंग मास सिस्टम है या एक रस्सी है, जो भी है, फ्रीक्वेंसी हमारे पास है 2 हर्ट्ज। द फ्रीक्वेंसी इज 2 हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी इज 2 हर्ट्ज। इट्स एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होगी? एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है 2 पाई एफ, जानते हो ना। तो 2 पाई मल्टीप्लाई बाय 2 4 पाई, and it is 4 multiplied by 3.142, it is 12.6। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। 134 हमारी डिस्कशन में है। एक पार्टिकल है सिंपल हार्मोनिक मूवमेंट कर रहा है, एम्पलीट्यूड 1 मीटर है, टाइम पीरियड 1 सेकेंड है, उसका एक्सेलरेशन क्या होगा? तो याद रखिए एक्सेलरेशन का एक फार्मूला है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एक्स नॉट डिवाइड बाय टी स्क्वायर। It is the formula of acceleration of simple harmonic oscillator। ये सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के एक्सेलरेशन का फार्मूला है। 4 की जगह 4, पाई की जगह 3.14 का स्क्वायर, एम्पलीट्यूड 1 है, टाइम पीरियड 1 है, एंड द आंसर इज 40। इससे आता है 39 पॉइंट समथिंग, अप्रोक्सीमेटली इट इज 40 एंड 40 मीन द करेक्ट ऑप्शन इज बी। लेट मी डिस्कस क्वेश्चन नंबर 135। हम 135 पे बात कर रहे हैं जी। 134 मैंने सॉल्व किया, इसमें 40 आता है 40। ये सामने इक्वेशन है, देखिए इक्वेशन लिख लें। 135 प्लीज। क्वेश्चन बहुत ज्यादा है और आपकी बातें दूसरों की राह में रुकावटें हैं। खुद अपना इवोल्यूशन करें जनाब, अगर अच्छा नहीं कर सकते दूसरों का बुरा ना करें। आप बेशक जम के बातें करें लेकिन आउट ऑफ द क्लास बातें करें, दिन रात लगे रहें, बातें करें, अपना वक्त बर्बाद करें, खुशी से करें, लेकिन दूसरों के साथ ज्यादती करना ये हराम है, ममनू है। आपकी मामूली बातें और पस बाकियों को डिस्टर्ब करता है। मैं चीख के बोलता हूँ, कोई बात नहीं, वो हमारी आदत है, लेकिन चीख कर बोलने से भी बहुत से स्टूडेंट्स को आवाज नहीं आ रही क्योंकि उनके पहलू में लगे हुए आप इसमें पस कर रहे हैं। सो इट मीन के लोगों से बुरा कर रहे हैं, और लोगों से बुरा करने वाले कितने अच्छे होते हैं आप सही समझते हैं। एनी हाउ 135, अ मैन स्विंगिंग इन अ स्टैंडिंग पोजीशन इफ ही सिट्स डाउन। भाई झूले पर एक बंदा है और स्टैंडिंग पोजीशन में है, यूं झूल रहा है, गर्मी का बेहतरीन इलाज अपने हॉस्टल रूम के आगे एक झूला लगा दें। तो जनाब ये बंदा झूला झूल रहा है और इसका टाइम पीरियड टी है। अगर ये इस झूले पर बराजमान हुआ और बैठ गया तो इसके टाइम पीरियड पे क्या असर पड़ेगा? आप कहें सर जब ये बैठ जाएगा तो इसकी टांगें नीचे लटकेंगी और इस वजह से लेंथ क्या हो जाएगा, और टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रूट ऑफ लेंथ। अगर लेंथ में इजाफा होगा तो टाइम पीरियड भी क्या हो जाएगा? तो जब वो बैठ कर झूला झूलेगा तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? टाइम पीरियड इंक्रीजेज, लेकिन फ्रीक्वेंसी, इन्होंने फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन मांगा है। अगर ये झूला झूलने वाला बैठ गया तो बैठने से लेंथ ज्यादा हो जाएगा, टाइम पीरियड ज्यादा, और जहां टाइम पीरियड ज्यादा वहां फ्रीक्वेंसी, लिहाजा आपका आंसर है डिक्रीजेज। इन्होंने फ्रीक्वेंसी मांगी है तो फ्रीक्वेंसी में क्या आएगा? डिक्रीजेज। 136 है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एग्जिबिट सिंपल हार्मोनिक मोशन? प्लग्ड वायर ऑफ ए गिटार, वो सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है। आपके पास सबूत है? आपने नहीं देखा होगा, मुझे यकीन है, हमने देखा है। जब रबाब या गिटार का तार प्लग करते हैं तो उसमें लूप्स बनते हैं, और जहां भी लूप बन जाए दैट इज अ टिपिकल एग्जांपल ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो वायलिन या गिटार या जो है रबाब, इसके प्लग्ड वायर बेहतरीन सिंपल हार्मोनिक मोशन कर सकते हैं। ये गलत है।
स्प्रिंग मास सिस्टम भी करता है, ये भी गलत है। पेंडुलम इज अ ब्रिलियंट एग्जांपल ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। अ ट्रेन शंटिंग बिटवीन टू टर्मिनल्स, दो स्टेशन हैं, उसमें ट्रेन कभी इधर आता है और कभी इधर जाता है, सो इट इज नॉट अ सिंपल हार्मोनिक मोशन। व्हाट विल बी द करेक्ट रीजन फॉर इट? बिकॉज सिंपल हार्मोनिक मोशन डिमांड्स ओनली रिस्टोरिंग फोर्स, और रेलगाड़ी के आने जाने में रिस्टोरिंग के अलावा काफी और भी फोर्सेस होते हैं, और जहां एक्स्ट्रा फोर्सेस होते हैं वो कम्प्लेक्स हार्मोनिक होता है, लेकिन वो सिंपल हार्मोनिक हरगिज नहीं होता। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है? द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। 137 हमारी डिस्कशन में, इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी एग्जीक्यूटिंग सिंपल प्लॉटेड अगेंस्ट टाइम, कहते हैं कि अगर एक तरफ आप टाइम ले लो, एक तरफ आप टाइम ले लें और दूसरी तरफ आप डिस्प्लेसमेंट ले लें, एक तरफ टाइम ले लें एक तरफ डिस्प्लेसमेंट, और इनके दरमियान ग्राफ बना लो, तो उस ग्राफ को कहते क्या हैं? ग्राफ को वेव फॉर्म कहते हैं। वेव फॉर्म क्यों कहते हैं? क्योंकि आपको पता है कि ग्राफ बिल्कुल वेव्स की तरह आ रहा है। सिंपल हार्मोनिक मोशन में डिस्प्लेसमेंट और टाइम के दरमियान जो ग्राफ है, उस ग्राफ का जो शेप है वो वेव्स से मिलता है, और इसीलिए इसको ग्राफ कम बोलते हैं और वेव फॉर्म ज्यादा बोलते हैं। समझ आ गई है? द ग्राफ बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम a pair like waves, so therefore it is called waveform. It is called waveform, and the correct option is option C. Next question है 137 हो चुका, 138 पे बात करेंगे। 138 को देखिएगा। 138 है द वेव फॉर्म ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन विल बी साइन वेव। इस तरह का वेव फॉर्म बन जाए देन इट इज कॉल्ड साइन वेव। इसको क्या बोलते हैं? तो वेव फॉर्म ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन इज लाइक अ साइन वेव, एंड द करेक्ट ऑप्शन इज बी 139। द वेव फॉर्म a weight suspended from an ideal spring oscillates up and down with time period of 2t। याद रखिए, टाइम पीरियड का एम्पलीट्यूड के साथ कोई रिलेशन, नो रिलेशन। और इसका मैंने एक एमसीक्यू का वीडियो भी आपके ग्रुप में शेयर किया था, रात को शेयर किया था। टाइम पीरियड का एम्पलीट्यूड के साथ कोई रिलेशन नहीं है, चाहे वाइब्रेशन हॉरिजेंटल हो चाहे वाइब्रेशन वर्टिकल हो, लेकिन टाइम पीरियड का एम्पलीट्यूड के साथ कोई रिलेशन नहीं है। एम्पलीट्यूड डबल हो जाए या हाफ हो जाए, टाइम पीरियड ऑलवेज रिमेन सेम। व्हाट्स द रीजन? द रीजन इज टाइम पीरियड ओनली डिपेंड्स अपॉन स्ट्रक्चर। जब तक ऑसिलेटर के स्ट्रक्चर में चेंज नहीं होता तब तक उसका टाइम पीरियड चेंज नहीं होता। फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड आर स्ट्रक्चरल बेस्ड पैरामीटर्स, इसीलिए इनको इंट्रिंसिक बोलते हैं, ये एक्सट्रिंसिक नहीं होते। 139 में कह रहे हैं, 139 का आइडिया देखें, कहते हैं कि अगर एम्पलीट्यूड x0 है तो टाइम पीरियड की वैल्यू है 2t। टाइम पीरियड की वैल्यू क्या है? 2t। अगर एम्पलीट्यूड डबल हो गया 2x0, तो बताओ कि टाइम पीरियड क्या रहेगा? आप कहें सर नो रिलेशन, मीन कि ये 2t था और 2t रहेगा। और करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन सी 140 पे बात है। अ बॉल फील्ड विद वाटर अंडरगोज। अच्छा, इसका भी आइडिया सुने। ये पेंडुलम है, यहां एक बॉब है जो कि पानी से भरा है, अब इसमें लीकेज नहीं है। ये बॉब ऑफ पेंडुलम इज फिल्ड ऑफ वाटर, इसमें अभी लीकेज नहीं है और इसमें पानी स्टोर्ड है और ये ऑसिलेशन कर रहा है। टाइम पीरियड है t। अगर इसमें होल आ गया, लीकेज आ गया और ये पानी नीचे फ्लो करने लगा, तो अब बताओ इस टाइम पीरियड पे क्या असर पड़ेगा? आप कहोगे सर टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ अंडर रूट ऑफ लेंथ ऑफ पेंडुलम। जब ये पानी नीचे फ्लो करने लगेगा तो ये धारा, ये पानी का जो रे है, ये जो लेयर है, द लेयर ऑफ वाटर, आप मुलाहिजा करेंगे कि बॉब के साथ ये भी कभी इधर आता है और कभी इधर। सो इट मीन इट विल आल्सो बी अ पार्ट ऑफ टू एंड फ्रो एज वेल। और इस तरह इस पानी के बाहर निकलने के दौरान लेंथ क्या हो जाएगा? लेंथ इंक्रीजेस, तो टाइम पीरियड आल्सो इंक्रीजेस। हेंस द करेक्ट ऑप्शन इज इंक्रीजेस। ऑप्शन बी सही है, 140 ऑप्शन बी। देखो सिंपल कहा मैंने, यहां से एक तार बांधते हैं, तार आपने बांधा और इसके साथ एक फुटबॉल लगा दें और फुटबॉल पानी से भरा है और उसमें सुराख नहीं है। आप उस फुटबॉल को खींचें और रिलीज करें, स्टॉपवॉच से टाइम पीरियड मालूम करें।
फुटबॉल यहां से इधर जाएगा, पलट कर आएगा फर्स्ट, और आपके पास टाइम पीरियड आता है 5 सेकंड। फिर सुई ले लें, थोड़ी बड़ी सुई ले लें, और ऑसिलेशन के दौरान उस फुटबॉल के बॉटम में सुई चबो दें, तो उसमें एग्जिट आ जाएगा। भरे हुए फुटबॉल से पानी नीचे आना शुरू होगा, लेकिन पानी कंटिन्यूस फॉर्म में आता है, और जब फुटबॉल मोशन करता है तो निकलता हुआ पानी भी मोशन करता है। इट मीन वो भी वाइब्रेशन का हिस्सा होगा। तो एक्सपेंशन हो जाएगा लेंथ का, और लेंथ बढ़ेगा, टाइम पीरियड कम होगा, और आप फिर फुटबॉल को यहां से रिलीज करें और पानी निकलता जाए। आप स्टॉपवॉच से टाइम पीरियड मालूम करें। अगर विदाउट लीकेज ऑफ वाटर वो 5 था, तो विद लीकेज ऑफ वाटर ये हमेशा स्टॉपवॉच से 5 से ज्यादा आएगा, क्योंकि लेंथ क्या हो जाएगा, व्हेन लेंथ इंक्रीजेस टाइम पीरियड आल्सो इंक्रीजेस। सो द करेक्ट ऑप्शन इज इंक्रीजेस। 141 141 An object undergoes simple harmonic motion has maximum acceleration when displacement is a is directly proportional to x। जानते हो ना, तो एक्सेलरेशन कहाँ मैक्सिमम होगा, जहां डिस्प्लेसमेंट भी मैक्सिमम। ए ठीक है। 142 अब 0.2 kg बॉडी है, आपको मास दिया है 0.2 kg। कहते हैं कि स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है, 500। 0.2 kg की बॉडी को एक स्प्रिंग से कनेक्ट किया है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट 500 है। अगर मैक्सिमम स्पीड की वैल्यू 5 हो, तो बताओ कि एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन की वैल्यू क्या होगी। मैं सिर्फ फार्मूला और आंसर बता रहा हूं, कैलकुलेशन आप खुद करें। मैक्सिमम स्पीड का फार्मूला है √k/m और x0। इट इज द फार्मूला ऑफ मैक्सिमम स्पीड फॉर स्प्रिंग मास सिस्टम। स्प्रिंग मास सिस्टम में मैक्सिमम स्पीड का फार्मूला है। फैसला और कैलकुलेशन आप खुद कर सकते हैं। मैक्सिमम स्पीड आपको कितना दिया है, 5। स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है, 500। मास कितना है, 0.2। वो बच्चे बेवकूफ होंगे जो इधर वैल्यू पुट करेंगे और फिर इसका अंडर रूट लेंगे, और वो अक्लमंद होंगे, और वो अच्छे डॉक्टर होंगे, और उनके हाथ में किसी का खून नहीं लिखा होगा, समझ गए हो ना, और किसी बूढ़ी माँ की बददुआएं नहीं होंगी अगर वो डॉक्टर बनेंगे। ये उसकी किस्मत में नहीं होगा। अगर वो इसको देखकर स्क्वायर ले लें, तो बोथ साइड का स्क्वायर ले लो, तो आप रूट से बच जाते हो। समझ आ गई है ना। और आप फिर कैलकुलेशन करें तो फिर फाइनल वैल्यू का रूट बंदा जज भी कर सकता है। कुछ समझ आ गई है, आप करके ट्राई करें प्लीज। एंड द करेक्ट ऑप्शन, मुझे याद है इसका आंसर, मैं ऑप्शन देख लूं मुझे नजर आ जाएगा कौन सा। 142 है ना, इसमें ऑप्शन 0.1 ठीक है। द करेक्ट ऑप्शन इज 0.1 मीटर। इतना आता है, आप पहले स्क्वायर ले लें, फिर बाद में आखिर में रूट ले लेना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 143, और 143 क्या होगा, 143 है कि 1 kg का ब्लॉक है। क्वेश्चन इसी तरह का है, मास हमें दिया है 1 kg, स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू है 400, और कहा कि एम्पलीट्यूड है 1 मीटर। एम्पलीट्यूड कितना है, 0.4 ले लेता हूं, 0.4 मीटर। अब बताओ कि मैक्सिमम स्पीड क्या होगा। इन दोनों क्वेश्चन में फर्क कर सकते हो, सेम डेटा सेम इक्वेशन। फर्क यह है कि यहाँ मैक्सिमम स्पीड दिया था, एम्पलीट्यूड आप बता दो, और यहाँ एम्पलीट्यूड दिया है, मैक्सिमम स्पीड आपने बताना है। तो वंस अगेन द सेम फार्मूला के k/m अंडर रूट, और साथ में क्या लिखोगे, एम्पलीट्यूड। बस यहाँ पर v की वैल्यू पुट करके x0 मालूम करो, और यहाँ x0 की वैल्यू पुट करके v मैक्सिमम मालूम करो, और इसका आंसर बनता है, इसका आंसर 8 मीटर पर सेकेंड बनता है। द करेक्ट आंसर इज 8 मीटर पर सेकेंड। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 144। 144 क्या है, 144 ये है जनाब के अ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर कंसिस्ट ऑफ ए पार्टिकल ऑफ मास स्प्रिंग सिस्टम के टाइम पीरियड टी है, द स्प्रिंग इज कट। सिंपल बात है। क्वेश्चन ये है कि ये स्प्रिंग मास सिस्टम है, इसका टाइम पीरियड टी है। हमने इस स्प्रिंग के 3 टुकड़े कर दिए और एक टुकड़े के साथ मास लगा दिया। अब टाइम पीरियड क्या होगा, अब टाइम पीरियड क्या होगा, तो आपको याद होना चाहिए कि टाइम पीरियड का स्प्रिंग कांस्टेंट के साथ रूट के साथ इनवर्स है। टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग मास सिस्टम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रूट ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट के रूट के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। टाइम पीरियड स्प्रिंग कांस्टेंट के रूट के साथ इनवर्सली। और आप ये भी जानते हो
कि स्प्रिंग कांस्टेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, ये लेंथ के साथ इनवर्सली है। जब आपने लेंथ को 3 टाइम कम किया तो स्प्रिंग कांस्टेंट 3 टाइम क्या हो जाएगा भाई, स्प्रिंग को 3 टुकड़े करना मीन के लेंथ को 3 टाइम कम किया। जब आपने लेंथ को 3 टाइम्स कम कर दिया लेंथ 3 टाइम्स कम, तो इनवर्स रिलेशन मीन के स्प्रिंग कांस्टेंट 3 टाइम बढ़ेगा। जब आप इसके आगे 3 लगाओगे तो टाइम पीरियड बन जाएगा 1/√3। क्या बन जाएगा? 1/√3। एंड हिंस द करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? T/√3 करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी ठीक है, इनवर्स रिलेशन पे काम करते हैं, आपने ध्यान दिया तो समझ जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से नंबर का है? 145। 145 कहता है कि अ ब्लॉक अटैच्ड टू अ स्प्रिंग अंडरगोस सिंपल हार्मोनिक मोशन, फ्रिक्शनलेस और इट्स टोटल एनर्जी इज 100 जूल, व्हेन डिस्टेंस इज हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? सिंपल कॉन्सेप्ट है और अच्छा क्वेश्चन है। टोटल एनर्जी 100 जूल है। टोटल एनर्जी कितनी है? 100 जूल। आपसे कहते हैं कि काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी अगर डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड के कितना हो? इफ डिस्प्लेसमेंट इज हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड, व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी? मैं सॉल्व करूंगा। 100 जूल टोटल एनर्जी मीन के हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर, जानते हो ना, टोटल एनर्जी होती है हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर। तो हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर की जगह हम 100 लिखेंगे। मैं कहूंगा हम जानते हैं काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ के और एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यही फार्मूला है। वैल्यूज पुट करें, हाफ के अपनी जगह पर और एक्स नॉट स्क्वायर अपनी जगह पर। हमें डिस्प्लेसमेंट दिया है एक्स नॉट डिवाइड बाय 2, लेकिन स्क्वायर इस एक्स नॉट को क्या बना देगा? एक्स नॉट स्क्वायर, और 2 को क्या बना देगा? 4। यहाँ स्क्वायर है, एक्स की जगह एक्स नॉट बाय 2 लिख दें, लेकिन स्क्वायर की वजह से वो एक्स नॉट स्क्वायर बाय 4 बन जाएगा। अब इन दोनों से एक्स नॉट कॉमन ले सकता हूं ना, तो 1/2 के एक्स नॉट स्क्वायर कॉमन लेने तो इधर क्या रह जाएगा और इधर रह जाएगा 1/4। और हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर किसके बराबर होता है? टोटल एनर्जी, ये टोटल एनर्जी के बराबर है, और ये होता है 3/4। टोटल एनर्जी कितनी है? 100 और 3/4, इट इज 300/4 एंड द आंसर इज 75। द आंसर इज 75 एंड द करेक्ट ऑप्शन इज 145 में क्या है? सी ठीक है। 146 प्लीज। The acceleration of a projectile on the diameter of a particle moving, projection है माना, the acceleration of projection on diameter, ये एक सर्कल है और इस सर्कल में एक बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रही है। और आपने चैप्टर 7 में सिंपल हार्मोनिक मोशन और रेफरेंस सर्कल के टॉपिक में पढ़ा था कि जब बॉडी सर्कुलर मोशन करता है तो उसके डायमीटर पर जो साया होता है, वो साया कौन सा मोशन करता है? The projection on diameter performs simple harmonic motion. So correct option क्या होगा? कहते हैं इस साये का एक्सेलरेशन क्या है? चूंकि साया सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है तो एक्सेलरेशन होगा -ω²x। हर सिंपल हार्मोनिक मोशन का एक्सेलरेशन क्या होता है? -ω²x। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 146 कवर्ड। अब 147 और 147 क्या है? 147 है हमारे पास टोटल एनर्जी ऑफ ए बॉडी एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। भाई टोटल एनर्जी का फार्मूला है हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर, यही है ना। जब यही है तो हाफ और के क्या होता है? कांस्टेंट होता है ना। तो आप लिख सकते हो कि टोटल एनर्जी इज इक्वल टू कांस्टेंट एक्स नॉट स्क्वायर, लेकिन इक्वल और कांस्टेंट की जगह साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी लिख सकते हो। So therefore it will become total energy is directly proportional to the square of amplitude and the correct option is square of amplitude, option D ठीक है। correct option option D। 148 में क्या होगा? टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम T अगर एलिवेटर रेस्ट में है, ये अच्छा क्वेश्चन है। कहते हैं कि ये एलिवेटर है, इस एलिवेटर में एक पेंडुलम है और वो ऑसिलेशन कर रहा है, इसका टाइम पीरियड T है। अचानक ये एलिवेटर क्या करने लगा? एलिवेटर ऊपर जाने लगा और विद सम एक्सेलरेशन जाने लगा। तो आप जानते हैं कि अपवर्ड एक्सेलरेशन होता है तो एपरेंट वेट क्या हो जाता है? इंक्रीजेस।
लिहाजा अपेरेंट ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा, और टाइम पीरियड होता है 2 पाई अंडर द रूट एल ओवर जी। जब तक एलिवेटर रेस्ट में है तब तक जी 9.8 होगा, और जब एलिवेटर एक्सेलरेटेड से अपवर्ड जाता है तो जी की वैल्यू 9.8 से ज्यादा हो जाएगी, और जब जी ज्यादा होता जाएगा तो टाइम पीरियड क्या होता जाएगा, टाइम पीरियड डिक्रीजेस। इट मींस व्हेन एलिवेटर इज मूविंग अप विद सर्टेन एक्सेलरेशन, सो वी कैन से दैट टाइम पीरियड क्या होता जाएगा, टाइम पीरियड डिक्रीजेस। कौन सा ऑप्शन ठीक होगा? रकम क्वेश्चन हो 148, और 148 में आंसर है ऑप्शन ए डिक्रीजेस 149। वन 149 को देखें, 149 का मतलब है, किधर गया, इफ द लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम इज डबल, इसका टाइम पीरियड क्या होगा, तो आप कहें सर टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, टाइम पीरियड इज डायरेक्टली टू लेंथ। अगर आपने लेंथ को डबल किया क्या हुआ जी, नमाज पढ़नी है, आप जाना चाहते हो, जिनको जाना है चले जाएं, क्योंकि यूट्यूब पर वैसे भी अपलोड करेंगे, वहां से देख लेना। टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, अगर लेंथ को डबल किया गया तो देखो 2 का रूट बन जाएगा, इट मीन टाइम पीरियड इंक्रीजेस बाय, इट इज इंक्रीजेस बाय अंडर रूट 2। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ग्रेटर बाय फैक्टर ऑफ अंडर रूट 2। करेक्ट ऑप्शन बी है। 150 पे बात होगी। 150 द पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज 1 सेकेंड ऑन अर्थ। अगर ये एक ऐसे प्लैनेट पर चला गया जहां जी की वैल्यू 1/10 हो जाए तो वहां टाइम पीरियड क्या होगा, तो आप कहेंगे सर टाइम पीरियड ऑन अर्थ इज 1 सेकेंड, टाइम पीरियड ऑन प्लैनेट इज इक्वल टू 2 पाई अंडर द रूट एल ओवर जी है। लेकिन प्लैनेट पर उन्होंने कहा कि जी की वैल्यू 10 टाइम्स क्या हो गई है, कम। अगर ये 10 ऊपर जाएगा तो टाइम पीरियड ऑन प्लैनेट इज इक्वल टू, ये बन जाएगा 2 पाई अंडर द रूट और 10 एल बाई जी बनेगा या नहीं। हम इसको लिख सकते हैं अंडर रूट 10 और साथ में लिखूंगा 2 पाई डिवाइड बाई एल एन जी, यही है ना। लेकिन 2 पाई एल ओवर जी की वैल्यू इन्होंने क्या दी है, एल बाई जी अंडर रूट की वैल्यू 1 दी है। लिहाजा आप इधर लिखोगे 10 मल्टीप्लाई बाय 1, सो अंडर रूट 10 सेकेंड विल बी द टाइम पीरियड एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। 151 पे बात कर रहा हूं। A simple pendulum of length L and mass M has frequency F। अगर लेंथ L है, अगर हमारे पास लेंथ L है और मास M है, फ्रीक्वेंसी F है, आप चाहते हो कि फ्रीक्वेंसी को डबल कर दो, तो कैसे कर सकते हो? कहेंगे सर पेंडुलम की फ्रीक्वेंसी मास पे डिपेंड नहीं करती, और आपको पता है कि फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ रूट या रूट ऑफ लेंथ, मानते हो ना। फ्रीक्वेंसी ऑफ पेंडुलम लेंथ के रूट के साथ इनवर्सली है। अगर इनवर्सली है और आप इधर 2 लाना चाहते हो तो कैसे लाओगे? कहोगे सर इधर रूट में आप नीचे 1 ओवर या इस पर L/4 ले लें, आप लेंथ को 1/4 कर दें तो 1/4 का रूट क्या बन जाएगा, 1/2। तो जब लेंथ 1/2 टाइम तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, 2 टाइम। इट मीन टू मेक फ्रीक्वेंसी डबल वी हैव टू मेक द लेंथ 1/4। लेंथ को 1/4 कर दो तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 151, डिक्रीज इट्स लेंथ बाय L/4। 151 में ऑप्शन डी ठीक है। 152 पे बात होगी हमारी। और व्हेन द एम्पलीट्यूड ऑफ ए वेव बिकम डबल, इट्स एनर्जी बिकम, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। अगर ये डबल होगा तो स्क्वायर इसको कितने टाइम बना देगा, 4 टाइम हो जाएगा। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। 153 पे बात करें, कहते हैं अ सिंपल पेंडुलम, ये कमरा एक एलिवेटर है, इसको सुने, बस सुनने से कर ले सकते हो। यहां पर मैंने तार बांधा और एक पेंडुलम है। अगर मैं इसको खींचकर ऑसिलेट करता हूं तो टाइम पीरियड टी है। अचानक ये एलिवेटर फ्री फॉल करेगा। फ्री फॉल में जी की वैल्यू अपेरेंट क्या हो जाती है, 0। और जब जी की वैल्यू 0 हो जाती है तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, द टाइम पीरियड विल बिकम
इन्फिनिटी। तो अगर एक पेंडुलम एलिवेटर के साथ लगा है और एलिवेटर फ्री फॉल में है तो उस वक्त आपको पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या लगेगा? इन्फिनिटी लगेगा। क्या लगेगा? अगर एलिवेटर रेस्ट में है टाइम पीरियड टी है, लेकिन जब एलिवेटर फ्री फॉल करेगा तो फ्री फॉल में एपेरेंट वेट जीरो, व्हेन एपेरेंट वेट जीरो तो एपेरेंट ग्रेविटी जीरो, apparent gravity zero तो apparent gravitational acceleration zero, and when we put g is equal to zero here you will get t is equal to infinity। समझ आ गई है? so during free fall 153 में कौन सा आंसर ठीक है? infinity ठीक है। आगे बढ़ सकते हैं and the next question is, बस यो सो पाती दिखा, हौसला ना हारे भाई, जल्दी जल्दी बता रहा हूं, 5 मिनट्स में कंट्रोल करते हैं। 154 प्लीज। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, कहते हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन नंबर 1 x इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन ओमेगा टी है, और सिंपल हार्मोनिक मोशन नंबर 2 x इज इक्वल टू एक्स नॉट काज ऑफ ओमेगा टी है। इन दोनों में फेज डिफरेंस क्या होगा? फेज डिफरेंस क्या होगा? तो याद रखिए कि साइन और काज में हमेशा 90 डिग्री का फर्क होता है। जहां एक इक्वेशन में काज हो और दूसरे में साइन हो तो उनके दरमियान फेज डिफरेंस कितने डिग्री होगा? 90 डिग्री। सो द करेक्ट ऑप्शन इज 90 डिग्री। और 154 में करेक्ट ऑप्शन क्या है? सी। 155, फॉरवर्ड डिस्प्लेसमेंट द पोटेंशियल एनर्जी विल बी 1/4 ऑफ टोटल एनर्जी। कहा है कि पोटेंशियल एनर्जी 1/4 ऑफ टोटल एनर्जी है। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? 1 मिनट के अंदर कैलकुलेट होता है। पोटेंशियल है हाफ के एक्स स्क्वायर, ये 1/4 अपनी जगह, और ये है हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर, यही है ना? तो देखो हाफ के और हाफ के कैंसल्ड, एक्स स्क्वायर और 1/4 एक्स नॉट स्क्वायर, टेकिंग रूट ऑन बोथ हैंड साइड, तो ये एक्स बन जाएगा और एक्स नॉट स्क्वायर का रूट के साथ कैंसल, सिर्फ एक्स नॉट, और 4 का रूट क्या हो जाएगा? इट मीन के द डिस्प्लेसमेंट इज हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड, द डिस्प्लेसमेंट इज हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड। एंड द करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? 156 में, सॉरी 155 में क्या है? बी है। 156 और 156 क्या कह रहा है? द रिस्टोरिंग फोर्स हमेशा नेगेटिव होता है। क्यों नेगेटिव होता है? बिकॉज इट इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स सेंटर, ये हमेशा सेंटर की तरफ लगता है, सो रिस्टोरिंग फोर्स नेगेटिव होता है। और आप जानते हो कि पेंडुलम में, याद रखिए, रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो वजन का y कंपोनेंट होता है। y कंपोनेंट ऑफ वेट इज द रिस्टोरिंग फोर्स। सो माय डियर स्टूडेंट्स, रिस्टोरिंग फोर्स होगा WY मीन W साइन थीटा, और W साइन थीटा मीन mg साइन थीटा, बट चूंकि मीन की तरफ होता है सो ऑलवेज नेगेटिव, तो माइनस mg साइन थीटा ऑप्शन बी सही है। मैंने आपको बताया क्वेश्चन नंबर 156। अब हम बात कर रहे हैं 157 पे। लेट मी टॉक अबाउट 157। और 157 है कि जमीन है, आप इसमें एक होल बना दें, यहां से एक बॉडी रिलीज करे तो ये क्या करेगा? ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है एंड इट परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक। कैसे? क्योंकि यहां से लेकर सेंटर तक इसे कौन अट्रैक्ट करेगा? वेट। सेंटर पर पहुंचकर नहीं रुकेगा बिकॉज ऑफ इनर्शिया, तो आगे इसको कौन लेके जाएगा? इनर्शिया। फिर यहां से दोबारा इसको कौन अट्रैक्ट करेगा? फिर ऊपर लेके जाएगा क्या? तो इनर्शिया और वेट की वजह से ये नॉन स्टॉप ऑसिलेशन करेगा और इट विल परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन। और 157 में हमारे पास ऑप्शन कौन सा ठीक है? सी। 158 आपके साथ शेयर कर रहा हूं। 158 है कि टोटल डिस्टेंस कवर्ड, एक ऑसिलेटर एक वाइब्रेशन में कितना डिस्टेंस कवर करता है? यहां से स्टार्ट करें, शाबाश। आप कहें सर यहां से मीन तक एक बार एक्स नॉट, फिर मीन से नेगेटिव एक्सट्रीम तक दूसरी बार एक्स नॉट, फिर वापसी पे तीसरी बार एक्स नॉट, और फिर इधर फोर्थ बार एक्स नॉट। इट मीन के एक वाइब्रेशन में एम्पलीट्यूड के कितने टाइम होगा? 4 टाइम, एंड द करेक्ट ऑप्शन विल बी 4 टाइम्स ऑफ एम्पलीट्यूड। ऑप्शन नंबर डी सही है। 159 प्लीज। 159 है अ फायर विसल इमिट्स अ टोन ऑफ 170 हर्ट्ज। आपसे कहा गया है कि फ्रीक्वेंसी 170 हर्ट्ज की है। अगर वेव का स्पीड 340 हो तो बताओ कि इसका वेवलेंथ कितना होगा? वेवलेंथ इज v बाय एफ, जानते हो ना? तो भाई 340 डिवाइड बाय 170, द आंसर इज 2। और 160 पे बात कर रहे हैं। 160
कि ड्यूरिंग इंटरवल ऑफ एग्जैक्टली वन टाइम पीरियड वाइब्रेशन ऑफ ए ट्यूनिंग फोर्क द इमिटेड साउंड ट्रेवल्स अ डिस्टेंस। अच्छा सुने, ये ट्यूनिंग फोर्क का प्रोंग है, अगर ये आगे जाता है हाफ वाइब्रेशन सो इट क्रिएट्स कंप्रेशन, जब पीछे आता है तो इट क्रिएट रेयरफेक्शन। तो अगर प्रोंग एक वाइब्रेशन करेगा वन वाइब्रेशन, तो वन वाइब्रेशन में जाते हुए कंप्रेशन बनाता है और आते हुए, और वन कंप्रेशन और वन रेयरफेक्शन इज वन वेवलेंथ, इट इज वन वेवलेंथ। सो द वन वाइब्रेशन ऑफ ट्यूनिंग फोर्क प्रोवाइड वन वेवलेंथ ऑफ साउंड वेव। समझ आ गई है? सो द करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? 160 में करेक्ट ऑप्शन वन वेवलेंथ, ऑप्शन होगा जनाब डी। 161 पे बात कर रहे हैं। 161 पानी में जो वेव्स हैं अगर उनका वेवलेंथ 300 है, वेवलेंथ आपको मिला है 300 और फ्रीक्वेंसी है 0.07, तो आप बता दें कि उनका द स्पीड ऑफ वेव्स, तो v इज इक्वल टू एफ लेमडा जानते हो ना, f है 300 और ये 0.07, ये हटा दीजिए एंड द आंसर इज 21। करेक्ट ऑप्शन इज सी 162। साइनोसाइडल वाटर वेव्स आर जनरेटेड इन लार्ज रिपल टैंक। अगर वेव्स का स्पीड 20 है और दो क्रस्ट के दरमियान जो गैप है वो 5 है, याद रखिए द गैप बिटवीन टू क्रस्ट इज इक्वल टू वेवलेंथ, इट इज इक्वल टू वेवलेंथ। द गैप बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रस्ट इज इक्वल टू वेवलेंथ। तो क्वेश्चन नंबर 162 में है कि स्पीड आप इस्तेमाल करें 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड और कंसेक्यूटिव क्रस्ट के दरमियान गैप मीन वेवलेंथ, तो वेवलेंथ की वैल्यू आपको कितनी दी है? 5 सेंटीमीटर। आपसे कह रहे हैं कि व्हाट इज द टाइम पीरियड, व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ द वेव, तो v इज इक्वल टू एफ लेमडा जानते हो ना, फ्रीक्वेंसी की जगह टाइम पीरियड लिख सकते हो, तो लेमडा बाई टी और t इज इक्वल टू लेमडा बाई, इसमें वैल्यूज पुट करें तो वेवलेंथ है 5 और स्पीड है 20 एंड द आंसर इज 0.25, द आंसर इज 0.25 एंड द ऑप्शन इज ऑप्शन डी। 163 द स्पीड ऑफ साइनोसाइडल वेव ऑन स्ट्रिंग डिपेंड्स। आप जानते हैं कि रस्सी में जो वेव्स हैं वो ट्रांसवर्स हैं और ट्रांसवर्स वेव्स के स्पीड का फार्मूला है टेंशन मास पर यूनिट लेंथ, टेंशन मास पर यूनिट लेंथ। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है? वो ऑप्शन ठीक है जिसमें टेंशन भी है और लेंथ भी है। सो इट डिपेंड्स अपॉन द लेंथ एंड टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग, ऑप्शन सी। 164 फॉर अ गिवन मीडियम द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वेव इज, याद रखिए सिंगल मीडियम में v इज इक्वल टू एफ लेमडा अप्लाई करें, अगर मीडियम सेम है तो स्पीड क्या रहेगा? कांस्टेंट, और जहां स्पीड कांस्टेंट तो इन दोनों के दरमियान कौन सा रिलेशन होगा? इनवर्स। तो एक मीडियम में फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का इनवर्स रिलेशन है और ऑप्शन सी ठीक है। 165 जनाब, द स्पीड ऑफ साउंड वेव इज डिटरमाइंड बाय मीडियम। स्पीड ऑफ साउंड वेव का ताल्लुक किस चीज से है? मीडियम से। हवा में अलग स्पीड है, वाटर में अलग स्पीड है, सॉलिड और आई 7 पाए, ये डिस्ट्रक्टिव होगा। अब ऑप्शन देखिए किस से ऑड ऑफ पाए आता है, तो आप कहें सर 2m + 1 पाए। अब m की जगह 0 ले लो तो 1 पाए बन जाएगा, m की जगह 1 ले लो तो 3 पाए, m की जगह 2 ले लो तो 5 पाए। तो 2m + 1 पाए इज द कंडीशन फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और ये 167 का ऑप्शन भी ए है। 168 को देखें। 168 क्या है? अ वेव ऑन स्ट्रेच स्ट्रिंग इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। जहां फिक्स्ड पॉइंट हो वो डेंसर होता है। वो क्या होता है? फिक्स्ड पॉइंट मीन डेंसर, और जब डेंसर से लौट के आते हो तो सब कुछ गंवा देते हो। समझ आई है ना? जब आप दीवार से टकराते हो तो आप नहीं रहते, अपना रिसिप्रोकल बन जाते हो। समझ गए है ना? तो याद रखिए फिक्स्ड पॉइंट का मतलब होता है डेंसर, और डेंसर से टकराना मीन ए का जेड बन जाना, ए का बिल्कुल अपोजिट बन जाना, और अपोजिट को पाई या 180 डिग्री बोलते हैं। तो कहा गया है कि एक वेव जा रहा है और एक फिक्स पॉइंट से वापस आया। फिक्स पॉइंट मीन के डेंसर, और अगर ये डेंसर से लौट के आएगा तो फेज डिफरेंस अपोजिट होगा। अपोजिट मीन के क्या होगा? इट मीन द फेज डिफरेंस विल बी इक्वल टू पाई। 169 प्लीज। 169 when two identical traveling waves are superimposed, तो जनाब क्या है वेलोसिटी? आप याद रखिए
सुपरपोजिशन और इंटरफेरेंस, ये वो फिनोमेना है जो फ्रीक्वेंसी में, वेवलेंथ में और स्पीड में कोई चेंज नहीं लाते। याद रखो, फ्रीक्वेंसी बिफोर इंटरफेरेंस एंड फ्रीक्वेंसी आफ्टर इंटरफेरेंस मस्ट बी सेम। वेवलेंथ बिफोर इंटरफेरेंस and wavelength after interference must be same, and speed before interference and speed after interference must be, ये क्यों? शाबाश, इसके पीछे रीजन क्या है? इंटरफेरेंस हो या सुपरपोजिशन हो, वो सेम मीडियम में होते हैं, और जब तक मीडियम वही है तब तक स्पीड सब कुछ क्या होगा? वही रहेगा। समझ गए हो? सो यहाँ क्या है कि दो वेव्स ने सुपरपोजिशन किया, स्पीड पर क्या असर पड़ेगा? इट विल रिमेन अनचेंज। सो द करेक्ट ऑप्शन मीन ऑप्शन सी। 170 for same medium, which of the following wave property is constant? मीडियम सेम है तो स्पीड भी क्या रहेगा? स्पीड हमेशा सेम रहेगा। नेक्स्ट है 171। इन मीडियम चेंजेस, अगर वेव्स एक मीडियम में आ रहे हैं, अचानक दूसरे मीडियम में चले गए तो क्या चेंज नहीं होगा? फ्रीक्वेंसी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ वेव्स को बोलते हैं, और मीडियम बदलने से वेव्स की तादाद में ना इंक्रीज आता है और ना डिक्रीज। सो रिफ्रैक्शन में कौन सा पैरामीटर कांस्टेंट है? शाबाश, यस, कौन सा? फ्रीक्वेंसी। यू हैव टू से दैट सर फ्रीक्वेंसी रिमेन्स सेम व्हेन मीडियम चेंजेस। मीडियम बदलेगा तो स्पीड और वेवलेंथ जरूर बदलेंगे, लेकिन मीडियम बदलेगा तो फ्रीक्वेंसी का बदलना जरूरी नहीं है। आप समझ गए हैं? नेक्स्ट है 172। If stretch force is T of wire increases, फ्रीक्वेंसी क्या होगी? आसान सोल्यूशन है। 172 फ्रीक्वेंसी का स्पीड के साथ कौन सा रिलेशन है? और आप याद रखिए कि स्पीड का टेंशन के रूट के साथ कौन सा रिलेशन है? तो जनाब, जब आप टेंशन को इंक्रीज करोगे तो इससे स्पीड क्या हो जाएगा? और जहां स्पीड इंक्रीज होगा वहां फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज हो जाएगी। सो देयरफॉर इंक्रीजेस। When tension in a string increases, frequency also increases. When tension in a string increases, frequency also increases. 173, इस 172 में भी ठीक है, 172 में भी सही है। 173 हमारा है माता निश्चित पता कम से प्रेख स्टाफ रूम किराना पातुश 173. It is possible to distinguish between two transverse and longitudinal waves on polarization. जानते हो ना क्यों जनाब? क्योंकि ट्रांसवर्स वेव्स का पोलराइजेशन होता है और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का पोलराइजेशन नहीं होता। 174. अकॉर्डिंग टू लेप्लास, लेप्लास ने क्या कहा था कि द प्रोपगेशन ऑफ साउंड इज एडियाबेटिक, इट इज एडियाबेटिक। 175. इफ वी इंक्रीज द प्रेशर, स्पीड ऑफ साउंड का प्रेशर के साथ कोई रिलेशन, सो V and P हैज नो रिलेशन। सो इट मीन्स के व्हेन यू इंक्रीज प्रेशर बाय 4 times or 14 times, द स्पीड रिमेन्स सेम। ऑप्शन सी सही है। द लास्ट क्वेश्चन 176, और 176 है कि अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड का इंक्रीज आएगा तो स्पीड ऑफ साउंड में कितना इजाफा होगा? इट विल बी 0.61 मीटर पर सेकेंड। आप आराम से जाए, नमाज पढ़ के आ जाए। तब कम डिस्कशन वसूम, सिर्फ इंग्लिश रह गया, बाय हुआ है, चलो ठीक है, भागें और नमाज पढ़े फिर आ जाएं। 166 वेव्स में आप पढ़ोगे, पूरा टॉपिक है। जब दो वेव्स कंस्ट्रक्टिवली मिलेंगे तो पार्ट डिफरेंस या वेवलेंथ का 0 होगा या वेवलेंथ का 1 होगा या वेवलेंथ का 2 होगा या 3 होगा। मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ तो m लैम्डा लिखते हैं, m लैम्डा।